हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हमारी 12th की फर्स्ट पीएबीटी जो 7 अप्रैल 2024 को हुई है उसका सॉल्यूशन हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। बराबर। आई होप सबका पेपर अच्छा ही गया होगा। अगर आपने कहीं भी कोई माइनर मिस्टेक की है तो ये वीडियो में आप देख ले और उसको आप करेक्ट कर दे। ओके, चलो स्टार्ट करें फटाफट। In a new system of unit of mass is 10 kg। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसमें मास का यूनिट आपको लेना है 10 kg। ऑफ लेंथ इज 1 मीटर। लेंथ का यूनिट है 1 किलोमीटर, बराबर। और टाइम का यूनिट लेना है, टाइम का यूनिट 1 मिनट, बराबर। The value of 1 joule in this new hypothetical system। 1 जूल की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चा आपको पता होने चाहिए कि 1 जूल मतलब क्या, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। जूल का मतलब ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो नया यूनिट है वो किलोग्राम के फॉर्म में 10 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम मतलब क्या, जो नया यूनिट है उसको डिवाइडेड बाय 10, बराबर। फिर यहाँ पे लेंथ का यूनिट 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर क्या होगा, तो L बाय 1 किलो मतलब 1000, 10⁻3, बराबर, 10⁻3। फिर 1, देखो टाइम का यूनिट लेना है हमें 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ओके, तो इसके ऊपर से सेकेंड मतलब क्या, जो टाइम का नया यूनिट है डिवाइडेड बाय 60। तो चलो यहाँ पे वैल्यू रखे अभी। तो किलोग्राम की जगह पे हम रखेंगे m/10। फिर मीटर है तो मीटर की जगह पे L बाय, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, बराबर, ये मीटर स्क्वायर L बाय 10⁻³ और उसका स्क्वायर। फिर सेकेंड है तो सेकेंड की जगह पे T बाय 60 और पावर -2। तो ये 10 का पावर -1 हुआ, यहाँ पे 10 का पावर -6 हुआ, तो 10⁻⁻7, बराबर। अभी यहाँ पे 60 का -1 पावर है डिनोमिनेटर में इसलिए, और उसका -2 मतलब कि 60 का पावर 2, तो ये हो गया 3600। ओके, और ये हो गया न्यू यूनिट। ये सब यहाँ पे अगर हम रख दे तो न्यू यूनिट हमें मिलेगा, बराबर। तो हमारा आंसर होना चाहिए, देखो ये 3.6, यहाँ पे पॉइंट मैंने यहाँ पे 3 और 6 के बीच में रख दिया है। तो ये 3 नंबर हमने डिस्प्लेस किया है पॉइंट को, तो यहाँ पे 3 जितना पावर ऐड करेंगे तो हो गया -4, बराबर। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। अभी एक क्वांटिटी दी है हमें प्रेशर के लिए। T का मतलब है टेम्परेचर, F मतलब फ्रीक्वेंसी है, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, तो B का डायमेंशन क्या होगा, बराबर, इन लेंथ, वो हमें फाइंड करना है। B का डायमेंशन जो आएगा वो लेंथ के लिए क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो देखो प्रेशर के लिए क्या कहा हमें, E⁻AF/kT डिवाइडेड बाय B, बराबर। अभी बच्चों आपको पता होगा कि ये जो ये जो है वो तो नंबर होता है, कुछ डायमेंशन होता नहीं है, और पावर का भी कुछ डायमेंशन नहीं होता, बराबर। मतलब ये जो AF/kT है उसका कुछ डायमेंशन होता नहीं है, कुछ नहीं होता, मतलब m0 l0 t0, बराबर। तो फिर ये AF का डायमेंशन क्या होगा, जो भी kT का होगा वो। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T-1 और kT अभी आपने 11th में पढ़ लिया है। एनर्जी के लिए हम 3/2 kBT लेते थे, बराबर।
तो के टी मतलब क्या, वो एनर्जी का ही डायमेंशन, के टी का जो भी डायमेंशन होगा वो किसका होगा, एनर्जी का। तो एनर्जी का m1L2T-2 बराबर। तो ये ए का डायमेंशन हो गया m1L2T-1। चलो ए का डायमेंशन हमें मिला। अभी जो भी देखो यहाँ पे तो इसका तो कुछ डायमेंशन है नहीं, तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा ना वही किसका होगा, ए बाई बी का। और अभी हमें बी का डायमेंशन फाइंड करना है तो वो होगा ए बाई पी। ए का डायमेंशन हमें मिला है m1L2T-1 और P मतलब है प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या, फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया बराबर। तो फोर्स का m1L1T-2 और एरिया का L2। तो अगर प्रेशर का निकाले तो m1L-1T-2 बराबर। तो B का डायमेंशन हमें मिलेगा m⁻⁴, L⁻3, T⁻1। ओके। और हमें क्वेश्चन में पूछा है डायमेंशन ऑफ B इन लेंथ, लेंथ के फॉर्म में। तो लेंथ के फॉर्म में क्या होगा, ये 3। हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी बराबर। चलो नेक्स्ट। अभी ये दो नंबर दिए हैं, आपको पूछा है L प्लस B क्या होगा। तो अगर एडिशन हम करते हैं तो हमें देखना है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस बराबर। यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 है। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, 1। तो 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो ये आंसर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो क्या कहा है, स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन ये सब के फॉर्म में क्या हो गए। तो अगर हमें ये जी का डायमेंशन फाइंड करना है सब के फॉर्म में, तो मैं जो भी क्वांटिटी है देखो क्या क्या है, सी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और प्रेशर है। ये सब का पावर हमें कुछ पता नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं, चलो इसका x, इसका y, इसका z बराबर। और सबका डायमेंशन रख देते हैं। तो आपको पता होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है बराबर। और यहाँ से अगर डायमेंशन निकाले तो न्यूटन के लिए m1L1T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2 और किलोग्राम स्क्वायर के लिए m2। तो ये हो गया m-1L3T-2 बराबर। तो जी के लिए डायमेंशन क्या आएगा, m-1L3T-2 बराबर। सी मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, तो वो उसका होता है L1T-1 और पावर है x। जी होता है एक्सेलरेशन, तो L1T-2 एक्सेलरेशन का पावर y। और p मतलब प्रेशर है, प्रेशर का अभी हमने फाइंड किया m1L-1T-2 रेज टू z बराबर। तो ये m-1L3T-2 और ये साइड तो m का पावर क्या होगा, सिर्फ z बराबर। फिर l का पावर क्या होगा, तो L⁻x, L⁻y और यहाँ पे L⁻−z है, तो x प्लस वाई माइनस z। फिर t का पावर क्या होगा, तो -x माइनस 2y माइनस 2z, -x माइनस 2y माइनस 2z बराबर। अभी दोनों साइड ये पावर को हम कंपेयर करते हैं, तो z होना चाहिए -1 बराबर। फिर x प्लस y माइनस z वो 3 होना चाहिए। और ये -x माइनस 2y माइनस 2z, -x माइनस 2y माइनस 2z ये होना चाहिए -2 बराबर। चलो अभी z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँ तो माइनस माइनस प्लस वन ये साइड जाएगा, तो 3 - 1 2 रहेगा, x प्लस वाई मुझे मिलेगा 2। फिर यहाँ पे -1 रखे z की जगह पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 आएगा, ये +2 ये साइड गया तो -2 -2 -2 -4, -x माइनस 2y इक्वल्स टू -4 बराबर। अभी ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो ये x कट होगा और y में से -2y करेंगे तो -y बचेगा और 2 - 4 तो -2 बचेगा। तो आपको y मिलेगा 2
ओके, चलो z मिल गया, y मिल गया, अभी x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए चलो यहाँ पे ही वैल्यू रख देते हैं। तो अगर y की वैल्यू 2 रखूँ तो इसके ऊपर से मुझे ये जो फॉर्मूला है उसमें y की वैल्यू 2 रखे तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 0, बराबर। तो हमारा आंसर होना चाहिए जो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था उसमें एक्स वाई जेड रख देते हैं, जी इक्वल्स टू सी रेज टू एक्स, एक्स तो 0 है, जी रेज टू वाई, वाई है 2 और पी रेज टू जेड, जेड है -1, बराबर। तो ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा है तो ऑप्शन सी, बराबर, वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 100 डाइन, बराबर। इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें क्या लेना है, किलोग्राम मीटर और मिनट, तो उसमें फोर्स का यूनिट क्या होगा। देखो आप इसको है ना ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं, 100 डाइन मतलब न्यूटन में क्या 10⁻⁵ न्यूटन, बराबर। अभी ये हो गया 10⁻³ और -3 और न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें सेकेंड की जगह पे देखो लेंथ का यूनिट किलोग्राम ही रखना है तो वो किलोग्राम ही है, मीटर लेंथ के लिए रखना है तो वही है, लेकिन टाइम के लिए मिनट रखना है, यहाँ पे है सेकेंड। तो 1 सेकेंड मतलब 1/60 मिनट होता है, बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पे रख देते हैं 10⁻³ किलोग्राम मीटर और सेकेंड की जगह पे 1/60 मिनट और इसका पावर -2, बराबर। तो ऐसा हमने आगे भी किया था, देखो ये 60 का -1 पावर हुआ यहाँ पे और ये -2 है, -1 इंटू -2 तो 2 होगा, 60 का 2 पावर मतलब 3600 और ये 10⁻³ तो है ही, बराबर। तो 3.6 हमारा आंसर होना चाहिए, बराबर, ये 3.6। नेक्स्ट, अभी ये क्वांटिटी आपको दी है और उसमें ये सब एरर कही है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेजरमेंट ऑफ, तो ये सब में से कौन सी क्वांटिटी सबसे कम एरर देती है वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो देखो P इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसा कुछ इक्वेशन है √ABC²/d³, बराबर। तो अभी P की परसेंटेज एरर क्या होगी, तो देखो A का पावर क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू A की परसेंटेज एरर, B का पावर क्या है 1/2 इंटू B की परसेंटेज एरर, C का पावर क्या है यहाँ पे 2 और उसका रूट है मतलब C का पावर 1 है, तो डायरेक्ट C की परसेंटेज एरर और D का पावर है 3 तो 3 इंटू D की परसेंटेज एरर, बराबर। चलो तो ये 1/2 A की परसेंटेज एरर यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कही है, 1/2 B की परसेंटेज एरर 3 कही है, C की परसेंटेज एरर 2 कही है और D की परसेंटेज एरर है 1, बराबर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो सबसे ज़्यादा एरर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, सॉरी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इज कंट्रीब्यूटेड, तो ये 4 टर्म्स में सबसे कम एरर किसकी है, ये, तो ये एरर किसकी हुई है, ये A की, बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये, बराबर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन किसका होगा, तो लाइट ईयर और वेवलेंथ, लाइट ईयर का वो क्या है डिस्टेंस का यूनिट है और वेवलेंथ भी क्या होता है डिस्टेंस होता है, बराबर। तो आंसर बी, डायमेंशन ऑफ L/KA, हमें ये L/KA का डायमेंशन फाइंड करना है, ओके। तो देखो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आप देख गए हैं किस में, वो थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में, हीट करंट इक्वल्स टू
के बाई एल इंटू डेल्टा टी, बराबर। तो इसके ऊपर से ये एल बाई के ए क्या मिलेगा हमें, डेल्टा टी बाई एच। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट होता है केल्विन। और हीट करंट का यूनिट वॉट होता है, बराबर। तो वॉट मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, तो आप ऐसे जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, बराबर। तो अभी ये सब के डायमेंशन रखने हैं। चलो के का, केल्विन का तो वही होगा, सेकेंड है तो T1, जूल के लिए M1 L2 T माइनस 2, बराबर। तो ये M माइनस 1 L माइनस 2 T3 K1, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है हमें, तो ये हो गया ऑप्शन बी, बराबर। चलो नेक्स्ट, लेंथ और ब्रेथ आपको दी है, बराबर। एरिया ऑफ दिस शीट अप टू 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, हमें एरिया फाइंड करना है, बराबर। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, यहाँ पे देख लो कौन से ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, तो हमारा यही आंसर होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो, बराबर। फिर यहाँ पे फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया है और हमें फाइंड करना अल्फा और बीटा का डायमेंशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, ऐसा कुछ कहा है। अभी बच्चों आपको मैंने कहा था कि सब टर्म्स का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, बराबर। ऐसी क्वांटिटी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जो क्वांटिटी सेम टाइप की हो। तो यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन ही बीटा क्यूब का डायमेंशन होगा। अभी डेंसिटी का डायमेंशन उसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बराबर। तो M1 L-3 ये रो का डायमेंशन है, ओके। लेकिन बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये बीटा क्यूब का डायमेंशन मिला ना हमें, तो बीटा का होगा ये 1/3 L का -1। चलो ये बीटा का डायमेंशन आया। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें ये दो ही हो, एक यही है, देखो ऑप्शन डी, बीटा का क्या M 1/3 L -1, बराबर। और अल्फा का आप चेक कर सकते हैं, तो अल्फा का डायमेंशन फाइंड करने के लिए फोर्स इंटू डेंसिटी का डायमेंशन कर दो, ओके, मिल जाएगा आपको, यही आंसर होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट, an object of mass m is suspended vertically on a spring is oscillating vertically at frequency f hertz with amplitude of a, kinetic energy of the object may be, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। देखो अगर बच्चों आपको पता होता कि काइनेटिक एनर्जी हम लेते थे हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ हमने किया था, बराबर। तो यहाँ पे इसका तो कुछ डायमेंशन होता नहीं, इसका भी नहीं होता, सिर्फ के स्क्वायर का होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन के ए स्क्वायर, और के मतलब क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए था एम्पलीट्यूड, बराबर। अभी ओमेगा होता है क्या, 2πf, बराबर। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन में आती मास ओमेगा स्क्वायर की जगह पे एफ स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बराबर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते हैं, ओके। चलो क्लियर। लेकिन अगर नहीं पता, चलो मान लो कि पता नहीं है, तो फिर यही फॉर्मूला फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें, तो क्या कहा हमें, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना है मास, फिर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, ओके। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, मास का m1, फ्रीक्वेंसी का T-1 और इसका होता है L1। हम एक काम करते हैं, देखो ये तीनों के फॉर्म में चाहिए ना, तो तीनों का पावर एज्यूम कर लेते हैं, बराबर। तो ये पावर एज्यूम हमने कर लिया। अभी m1 L2
t माइनस टू, यहाँ पे m रेस टू एक्स l रेस टू जेड t माइनस वाई, ऐसा कुछ हो गया। तो आपको x मिलेगा क्या 1, ये z क्या मिलेगा वो 2 मिलेगा, और माइनस वाई क्या मिलेगा -2, बराबर। तो ये जो हमने एज्यूम किया है वहीं पे ये सब वैल्यू रख दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास का पावर x, x1 है, फ्रीक्वेंसी का y, तो y हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2, बराबर। y मिल गया है 2, और a एम्पलीट्यूड है z, z मिला है 2, हो गया आंसर हमारा ये, बराबर। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या कहा हमें, ये जो नंबर दिए हैं 3, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, तो इसमें है 5, इसमें है 1, इसमें है 2, 5 1 2, बराबर, हो गया। चलो अभी ये इक्वेशन हमें दिया है, बराबर, और हमें ये कॉलम मैच करनी है। ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि साइन वाला तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है। तो ए का डायमेंशन होना चाहिए m1l1 t माइनस टू, m1l1 t माइनस टू। ए के लिए होना चाहिए r, बराबर, ए के लिए r, 2 ऑप्शन है। चलो k1, देखो k1 का डायमेंशन चाहिए, लेकिन आपको पता है ये साइन के साथ जो होता है वो एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं है। x का डायमेंशन L1 होता है, तो k1 का अगर L-1 हो तो L-1 L1 दोनों कट हो जाएंगे, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, बराबर। तो k1 का होना चाहिए L-1, k1 का होना चाहिए L-1, बराबर। तो b के लिए आएगा s, b के लिए आएगा s, तो a का r b का s, ऐसा सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया आंसर हमारा, बराबर। चलो अभी डेंसिटी ऑफ पीस ऑफ क्ले इज 1.8 इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, बराबर। CGS सिस्टम में डेंसिटी है 1.8, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ SI यूनिट। देखो अगर डेंसिटी आपको 1.8 CGS में दी है, मतलब CGS में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। तो आपको हमने ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, इंटू 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। हमारा आंसर होगा ये 1800, ओके। ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए। अगर आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे आया तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, 1.8 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, और इसका -3 पावर है, तो देखो ये हो गया -2 × -3 6, 6 - 3, तो 1.8 × 10⁻³ बचेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट हो गया। तो ये 1800 हमारा आंसर होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट, अभी फोर्स का आपको फॉर्मूला दिया है, What are the dimension of A and B respectively? A और B का डायमेंशन क्या होगा, तो देखो फोर्स का जो डायमेंशन है वो सब ये तीनों टर्म्स का होगा। फोर्स का डायमेंशन AT का भी, फोर्स का डायमेंशन BT² का भी। फोर्स का डायमेंशन होता है m1l1 t-2, A का फाइंड करना है, T का होता है T1, यहाँ पे m1l1 t-2, B और T का होता है T1, तो T² का होगा T2, बराबर। तो A का डायमेंशन हमें मिलेगा, ये T1 ये साइड ले जाओ, तो m1l1 t-3, यहाँ पे B का डायमेंशन मिलेगा, T2 ये साइड ले जाओ, T-4, m1l1 t-4, ऐसा कुछ होना चाहिए। कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, बराबर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम सोडियम सरफेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कही है और वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला hc/λ0, बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो आप डायरेक्ट hc की वैल्यू 12400 × 10⁻⁻10 ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर मिलेगा, लैम्बडा की वैल्यू क्या है
6800 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है, बराबर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और अगर 124 उसको हम 68 से डिवाइड करें तो 2 के नज़दीक का कुछ आता है, बराबर। 2 के नज़दीक का आंसर 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से नज़दीक का, तो 1.8, बराबर। हमारा आंसर होगा 1.8 जैसा कुछ। चलो, K1 and K2 are maximum kinetic energy of photoelectron emitted when light of wavelength lambda and lambda 2 respectively incident on metallic surface. lambda 1 equals to 3 lambda 2 है, तो यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, देखो K1 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, बराबर। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी K1 है और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1, hc बाई लैम्डा 1 तो फोटोन की एनर्जी, और ये तो एज इट इज रखेंगे। और दूसरे केस के लिए K2, और आपको वेवलेंथ दी है, चलो ये K2 वेवलेंथ दी है लैम्डा 2 माइनस पाई नॉट, बराबर। अभी क्या किया कहा है, तो लैम्डा 1 है ना, वो 3 लैम्डा 2 के बराबर है। लैम्डा 1 क्या है, 3 लैम्डा 2 के बराबर। तो एक काम करें, यहाँ पे मैं लैम्डा 1 की जगह पे ना 3 लैम्डा 2 रख देता हूँ, तो hc बाई 3 लैम्डा 2 माइनस पाई नॉट, ऐसा कुछ हुआ। अभी हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, K1 और K2 का कंपेरिजन चाहिए। तो एक काम करता हूँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये दोनों में ये फर्स्ट टर्म सेम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे 3 है ना, ये 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3K1 इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा 2 माइनस 3 फाई नॉट, ऐसा कुछ हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं बच्चों, ये दो इक्वेशन जिसमें फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, बराबर, और फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड टर्म बड़ा है और ये छोटा है, बराबर। तो कौन सा सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कौन से सब्ट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये K2 ज़्यादा होगा और 3K1 कम होगा, बराबर। ऐसा कुछ ऑप्शन है तो नहीं है, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, K2 बाई 3 ग्रेटर देन K1, ऐसा कुछ है। K1 छोटा है, K2 बाई 3 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा आंसर, बराबर। चलो नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, बराबर। If total energy are EP and EE रिस्पेक्टिवली, तो क्या रिलेशन होगा, देखो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एनर्जी के फॉर्म में √2mE हम यूज़ कर सकते हैं, बराबर। दोनों के वेवलेंथ सेम है, तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ME, ये दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब ME इंटू ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, MP इंटू EP। अभी हमें पता है प्रोटॉन का मास है ना, वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो फिर इसके ऊपर से आपको मिलेगा, देखो ये मल्टीप्लिकेशन दोनों का इक्वल करने के लिए, अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बराबर, जिसमें प्रोटॉन की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, बराबर। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 मेगावाट लेजर ऑपरेट एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, नंबर ऑफ फोटोन दैट विल एमिटेड पर सेकेंड हमें फाइंड करना है, बराबर। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। अभी पावर का फॉर्मूला बच्चों आपको मैंने कहा था NE/T, ऐसा कुछ होता है, बराबर। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, N/T, तो अभी ये होगा P/E। P मतलब है पावर और E मतलब है फोटोन की एनर्जी, बराबर। तो
पावर यहाँ पे कहा है 2 मिलीवॉट, मिली मतलब 10⁻³ और फोटोन की एनर्जी ई। अभी फोटोन की एनर्जी कैसे निकाले, तो यहाँ पे ये लोगों ने वेवलेंथ दी है, ओके, तो वेवलेंथ दी है तो फोटोन की एनर्जी hc/λ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E = hc/λ। तो अगर मैं यहाँ पे hc/λ रखूँ तो लैम्डा जाएगा ऊपर, बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, ओके। और hc नीचे तो 6.6, hc लेने को कहा है 6.6 इंटू -34 और c की वैल्यू तो 3 × 10⁸, ऐसा कुछ होता है, बराबर। तो ऊपर 10 का पावर आया -12, नीचे आया -26, -26 ऊपर जाएगा तो +26, 26 में से अगर ये 12 माइनस करे तो 14 बचते हैं, बराबर। और ये हो गया 1000 और 6.6 इंटू 3 करे तो अप्रोक्सीमेटली 20 होता है बच्चों, बराबर। तो यहाँ पे 100/2 मतलब 50, 50 इंटू 10⁻14, तो आंसर आना चाहिए 5 इंटू 10⁻15। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। टू इंटू 10⁻³ पावर हो गया, वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, 10⁻⁹, 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸, 6.6 इंटू 3 करे तो 20, फिर यहाँ पे ये -12 और ये हो गया -26, 26 में से 12 माइनस करे तो 14, बराबर। यहाँ पे है ना 10⁻15 होना चाहिए। In photoelectric effect, the kinetic energy of electrons emitted from metal surface depends on, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओके। और अगर आपको कहा होता नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो वो इंटेंसिटी के ऊपर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, पावर दिया हमें 5 वॉट, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट और उसकी वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, बराबर। व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे इट liberates photoelectron from photosensitive metallic surface when source is moved to distance 1 मीटर। पहले जो डिस्टेंस था ना बच्चों वो कितना था 0.5 मीटर पहले केस में, बराबर। पहले केस में जो डिस्टेंस था वो था 0.5 मीटर, फिर हो गया 1 मीटर, ओके। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, विल बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ, देखो बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने अभी कहा कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी है ना डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बराबर। तो यहाँ पे डिस्टेंस किया है डबल, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी 4 टाइम्स कम हो गए, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, बराबर। चलो अभी यहाँ पे क्या है, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 इज अलाउड टू फॉल ऑन मेटल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज E1, बराबर। वेवलेंथ क्या है λ1 और एनर्जी है E1। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस टू λ2 देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू E2 देन वर्क फंक्शन, तो अभी वर्क फंक्शन क्या होगा मेटल का वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो पहले केस में
काइनेटिक एनर्जी E1 है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो hc/λ1 और वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है। सेकेंड केस में ये E2 इक्वल्स टू hc/λ2 माइनस वर्क फंक्शन, बराबर, ऐसा कुछ है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन मेटल का फाइंड करना है, बराबर। तो अभी वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, देखो ये दोनों इक्वेशन को है ना हम ऐड कर देते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे HC हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर ये आप ऐड करेंगे तो HC एलिमिनेट होगा नहीं। तो एक काम करो, इसको कर दो E1 प्लस फाई नॉट इक्वल्स टू hc/λ1 और ये हो गया E2 प्लस फाई नॉट इक्वल्स टू hc/λ2, बराबर। दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूँ तो ये हो गया E1 प्लस फाई 1 डिवाइडेड बाई E2 प्लस फाई नॉट और ये HC कैंसिल होगा, λ2/λ1 बचेगा, बराबर। तो λ1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, λ2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया E1 प्लस λ1 इंटू फाई नॉट, ये हो गया E2 प्लस λ2 इंटू फाई नॉट, बराबर। फाई नॉट ये साइड ले जाओ, ये E2 ये साइड लाओ, तो E1 माइनस E2 और ये वाला टर्म ये साइड गया, तो फाई नॉट इसमें से कॉमन निकलेगा, λ2 माइनस λ1 रहेगा, बराबर। तो फाई नॉट मिलेगा हमें E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1, बराबर है ऐसा कुछ। E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1, ये हो गया आंसर, ऑप्शन सी। Following graph represents the variation of photocurrent with anode potential for metal surface, बराबर, ऐसा कुछ दिया है हमें। तो ये सब हमें मैच करना है। देखो यहाँ पे अगर सेचुरेशन करंट सेम है, सेचुरेशन करंट सेम होता है तो इंटेंसिटी सेम होती है, मतलब ये 2 और 3 की इंटेंसिटी है ना सेम हो, बराबर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बराबर। तो 2 और 1 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, 2 और 3 की इंटेंसिटी सेम होगी। तो ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। 2 और 3 की इंटेंसिटी सेम है, ऐसा कोई तो ऑप्शन है नहीं। चलो तो वो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें ये ऑप्शन निकालना है अभी। F1 इक्वल्स टू F2, F1 इक्वल्स टू F2, ये न्यू 1 F की जगह पे ये लोगों ने न्यू लिया है। चलो न्यू 1 इक्वल्स टू न्यू 2, एक ये ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, बराबर। न्यू 1 इक्वल्स टू न्यू 2 और ये I1 और I2 की इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बराबर। चलो तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 और 2 की सेम है, इंटेंसिटी ये दोनों की सेम है 2 और 3 की, 1 और 2 की नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक। देखो ये 4 ऑप्शन में आपको याद रख, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बराबर। फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम और वेवलेंथ तो मैक्सिमम, बराबर। चलो, कलेक्टर प्लेट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज केप्ट वर्टिकल अबाउ द एमीटर प्लेट, बराबर। कलेक्टर प्लेट यहाँ पे है, एमीटर प्लेट यहाँ पे है, ओके। Light source is put on and saturation photocurrent is recorded. Electric field is switched on which has a vertically downward direction. Electric field switch on की जिसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन को ये डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट फोर्स लगता है, बराबर। आपको पता है एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये सब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला बच्चों
आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा E इंटू ई होता है, बराबर, सॉरी Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q होता है माइनस ई, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन को ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी ये डायरेक्शन में रहे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, बराबर। फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन में लगे तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, देखो अभी ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल देन इट्स डी ब्रोगली फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, आपको यहाँ पे वेवलेंथ नहीं पूछा है। सब मोस्टली गलती हो जाएगी वेवलेंथ से। देखो अगर वेवलेंथ पूछी होती तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम बी फॉर्मूला है। अगर हम वेलोसिटी डबल करते हैं तो लेमडा 2 टाइम्स हो जाता है, बराबर। लेकिन यहाँ सॉरी, अगर वेलोसिटी डबल करते तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी की बात है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड बाय लेमडा, बराबर। ये वेव स्पीड है, उसका फॉर्मूला लेमडा इंटू एफ। तो एफ इज इक्वल्स टू वी बाई लेमडा। अभी यहाँ पे आप वेलोसिटी 2 टाइम्स कर रहे हैं और वेवलेंथ हो रही है, अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स होगी तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ, बराबर। तो वेवलेंथ हो गई हाफ, ये 2 जाएगा ऊपर, मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 टाइम्स, बराबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बिकम 4 टाइम्स। ओके, फिर ये क्वेश्चन है, क्या कहा है, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन डब्ल्यू, ई ग्रेटर देन डब्ल्यू, द इलेक्ट्रॉन मस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बात तो सही है कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है ना उस पर गौर करो, क्या है, मस्ट मतलब आना ही चाहिए। अगर एक ऐसी कंडीशन है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन आया, ये फोटोन आके इसके साथ कोलाइड हो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलिजन कर रहा है, बराबर, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना भी आए, ओके, एनर्जी थोड़ी इसको दे भी दे, इसलिए मस्ट लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ओके, फिर दूसरा क्या है, अ फोटोन ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू सिंगल इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो वो तो हमें पता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्शन करता है, तो वो राइट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 राइट है, बराबर। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पे दिया है, ग्राफ दिया है, is shown in figure। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द डेटा प्लॉटेड। वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, बराबर। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए एच एफ नॉट, बराबर, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, f नॉट है 4 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय, देखो ये हमें है ना जूल में मिलेगा, लेकिन हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा आपको। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 0.4 बचता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 66.3 डिवाइडेड बाय 4 और 10⁻⁻, क्या, -34 + 14 मतलब -20, -19 ऊपर गया था +19, तो -1 बचेगा, बराबर। तो ये होगा 16.23 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻1, 1.65 के आजू बाजू कुछ आंसर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा आंसर है, ये वाला, ओके, ऑप्शन सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट।
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो सही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी पे नहीं, तो ये गलत है। बराबर, तो एक ही ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव तो आएगा नहीं। बराबर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, जब फोटोन की एनर्जी क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बराबर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन इट। देखो पहले केस में फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फिर काइनेटिक एनर्जी आई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी दूसरे केस में फोटोन की एनर्जी ये लोगों ने कही है कि कितनी रखनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बराबर, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है वही फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस होता है। बराबर, ये शॉर्ट ट्रिक है, और वरना आप अलग अलग इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं। बराबर, तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस K2 माइनस K1 होगा E2 माइनस E1। बराबर, तो K2 हमें चाहिए, K1 ये साइड ले जाओ, K1 की वैल्यू है 2, प्लस आएगी E2 क्या है 6 माइनस E1 क्या है 5। बराबर, तो ये बचा 1 प्लस 2 3 आंसर होगा, ये हो गया ऑप्शन ए। बराबर, सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 350 नैनोमीटर। वेवलेंथ क्या है? तो 350 नैनोमीटर। बराबर, बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ दी है 540 नैनोमीटर। It is found that the maximum speed of photoelectron in two cases differ by factor of 2। मैक्सिमम स्पीड दोनों की डिफर हो रही है बाय फैक्टर ऑफ 2, मतलब देखो अगर वेवलेंथ कम होगी ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये V1 बाय V2 उसका फैक्टर क्या है 2, ऐसा कुछ कहा है। तो वर्क फंक्शन इज क्लोज टू, तो वर्क फंक्शन किसके क्लोज होगा वो हमें फाइंड करना है। बराबर, तो वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होती है, तो V1 बाई V2 का जो रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें मिलता है। बराबर, अभी पहले केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो hc बाय λ1 माइनस हमें क्या फाइंड करना है वर्क फंक्शन, इसलिए यहाँ पे वर्क फंक्शन, फिर ये K2 होगा hc बाय λ2 माइनस क्या वर्क फंक्शन। बराबर, ये दोनों का रेशियो ले लो। बराबर, तो यहाँ पे आता है 4, hc की वैल्यू 1240 रखनी है और लैम्डा आपको नैनोमीटर में ही लेना है, तो ये 1240 डिवाइडेड बाय λ1 350 माइनस 5 नॉट डिवाइडेड बाय hc की वैल्यू 1240 और लैम्डा की वैल्यू 540 माइनस 5 नॉट। बराबर, चलो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 को एज इट इज़ रखो, अगर मैं इसको 35 से डिवाइड करूं, बराबर 35 से डिवाइड करें उससे अच्छा है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा और ये हो गया क्या, ये होगा 248। बराबर, नीचे क्या 70 माइनस 5 नॉट। बराबर, यार और यहाँ पे 540 है, तो ये 0 0 हम कैंसिल कर देंगे, तो 124 को 54 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। बराबर, तो अगर मैं इसको चलो 55 ही ले लूँ, तो दोनों साइड अगर हम डबल करें,
देखो यहाँ पे आंसर है ना नज़दीक नज़दीक के नहीं है, दूर दूर के है, तो थोड़ा हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, बराबर। तो ये 124 और ये हो गया 54। तो यहाँ पे इसको मैं 15 एज्यूम, इसकी जगह पे 54 की जगह पे 55 लेता हूँ क्योंकि इजी रहेगा। और इसको मैं डबल कर दूँ तो ये ऊपर फिर से 248 हो गया, नीचे आया 110, बराबर, -5 तो अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ, बराबर, तो क्या आएगा, तो आएगा 3.5, बराबर, 70 से डिवाइड करें तो। और अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें तो आएगा 2.2 समथिंग, बराबर, 2.2 या 2.3 समथिंग। चलो 2.3 कर देते हैं इसको, 2.3, बराबर। तो अभी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डिनोमिनेटर को, तो 2.3 इंटू 4 होता है 9.2 -4 5 इक्वल्स टू 3.5 -5, बराबर। -4 ये साइड ले जाओ तो 3 बचेगा, 3 5 होगा 9.2 -3.5 तो 5.7। और इसको अगर हम डिवाइड कर दे 3 से तो ये होगा कुछ 1.9 के नज़दीक। तो 1.9 के नज़दीक का कुछ आंसर होना चाहिए, 1.8 हमारा आंसर होगा, बराबर। चलो, when monochromatic light falls on photosensitive material, number of photo electron emitted per second is n and maximum energy is k maximum। if intensity डबल की और फ्रीक्वेंसी सेम रखी, देखो इंटेंसिटी के ऊपर नंबर ऑफ फोटोन डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी हमने डबल की तो नंबर ऑफ फोटोन डबल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़ रहेगी, बराबर। तो n डबल होगा और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। अभी यहाँ पे कहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट इन करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर इट बिहेव्स एज इफ इट वॉज मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। तो ये सही है, हमें कौन सा गलत है ना वो फाइंड करना है। ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जितने भी फोटोन है सबकी एनर्जी और मोमेंटम सेम होती है, तो ये भी करेक्ट है। फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, हाँ तो ये भी सही है। फोटोन में बी एब्जॉर्ब्ड और न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड बट फोटोन नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड इन ईच कोलिजन। देखो कोलिजन में फोटोन का नंबर ही कंजर्व नहीं रहता है, बराबर। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलो अभी यहाँ पे कहा इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ चेंज की है। डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना डिक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है आपको, बराबर। तो आपको ये तो पता है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस मतलब फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल्स टू फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस, बराबर। तो डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये डेल्टा वी हमें फाइंड करना है और ये डेल्टा ई बाई ई हम कर देंगे। डेल्टा ई मतलब क्या, फोटोन की एनर्जी का चेंज क्या होगा, एच सी बाय लेमडा 1 माइनस एच सी बाय लेमडा 2 डिवाइडेड बाई ई, बराबर। तो यहाँ से मैं एच सी कॉमन ले लेता हूँ और लेमडा 1 लेमडा 2 हमें दिया है, बराबर। और एच सी बाई ई की वैल्यू ये लोगों ने कही है वो बाद में ले लेंगे, 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2। देखो एच सी बाई ई की वैल्यू ये लोगों ने क्या 1240
नैनोमीटर इंटू वोल्ट कही है, तो वही ली है हमने, बराबर। तो यहाँ पे लेमडा आपको नैनोमीटर में ही रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे hc/e नैनोमीटर में, तो ये लेमडा भी आप नैनोमीटर में ही रखेंगे। तो नैनोमीटर में लेमडा 1 है कितना, ये 300, और लेमडा 2 क्या है, तो 400। ओके, तो यहाँ पे ये 12400 एलसीएम ले ले तो 100, बराबर। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 12 × 10⁻⁴, बराबर। तो हमारा आंसर होना चाहिए, देखो इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 103 और 10⁻⁻², मतलब ये 1.03 के नज़दीक का कुछ आंसर होना चाहिए। 1.03 मतलब 1 भी ले सकते हैं, बराबर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। When point source of light is at distance 50 centimeter from photoelectric cell, cutoff voltage is found to be V0. The same source is placed at distance of 1 meter. तो कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा? देखो कट ऑफ वोल्टेज होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब इंटेंसिटी चेंज हो रही है, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही नहीं है, तो सेम ही पोटेंशियल मिलेगा। पहले V0 था तो बाद में भी V0 रहेगा, बराबर। The threshold wavelength of photosensitive surface is lambda naught. The photoelectric effect will take place only if threshold wavelength of photosensitive surface lambda naught है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगी? तो लैम्डा कम होना चाहिए, बराबर। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर, बराबर। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, v सेम है। इफ लैम्डा एंड लैम्डा p डिनोट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली, तो किस यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में रखना है तो 2mqv, बराबर। अभी वोल्टेज दोनों के लिए सेम कहा है, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है। तो सिर्फ लैम्डा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहा? मास के ऊपर। जिसका मास कम उसका लैम्डा ज़्यादा, तो मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की कम होगी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा, प्रोटॉन की कम, बराबर। भी ये क्वेश्चन है, स्टेशनरी न्यूक्लियस एमिट्स एक्स पार्टिकल, the de Broglie wavelength of daughter nucleus and X particle are equal. ओके, एक पार्टिकल था, एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में से एक एक्स पार्टिकल निकला, मतलब इसके दो पार्ट हो गए, बराबर। इसके दो पार्ट, ये डॉटर और ये एक्स। जो बड़ा पार्ट बचा वो है डॉटर पार्टिकल, बराबर, और ये एक्स जो आगे जाएगा और ये जाएगा ये डायरेक्शन। अभी आपको पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बराबर। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स से ही दोनों पार्टिकल अलग हो रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम सेम होता है, सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रहता है। तो जो मोमेंटम इसका होगा वही इसका होगा, तो जो वेवलेंथ इसकी होगी वही वेवलेंथ इसकी होगी, बराबर। तो ये लोगों ने कहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दोनों ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड एक्स पार्टिकल आर इक्वल, तो ये सही है, क्यों? क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड एक्स पार्टिकल आर सेम, बराबर। तो ये भी सही है भाई, ओके, दोनों सही है। रीज़न भी इसका एक्सप्लेनेशन है, तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी, बराबर।
मोमेंटम हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे एनर्जी दी है, मोमेंटम फाइंड करनी है। मोमेंटम का फॉर्मूला h/e बराबर, सॉरी h/e कहाँ है, h/λ होता है e/c बराबर, e/c। ई की वैल्यू है 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो किलो का 10⁻³ और जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 3 × 10⁸ हमारा आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁻27 + 3 -24 बराबर -24। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सोडियम की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट दिया है 5420 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला hc/λ0 बराबर, और वर्क hc की वैल्यू 12400 ले ले, यहाँ पे ये 5420 है, ये 10⁻⁻10 और यहाँ पे भी एंगस्ट्रॉम है बराबर, ये कैंसिल हो गया बराबर। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो आता है अराउंड 2 से तो बड़ा आएगा बराबर, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कौन सा आंसर है, ये वाला 2.28 जैसा कुछ होगा बराबर, बाकी सब तो दूर दूर के हैं। चलो नेक्स्ट, लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एक की टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी। पहले फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे फोटोन की एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, और आपको वर्क फंक्शन का है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो हमें जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। अभी आपको पता होगा रेशियो, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसके रेशियो का रूट बराबर, k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट k बराबर। तो अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E-5। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी होगी E-5 मतलब 1 - 0.5 और दूसरे केस की काइनेटिक एनर्जी होगी 2.5 - 0.5 मतलब 2 बराबर। तो ये हो गया 0.5/2 मतलब 1/4, 1/4 का रूट निकालो तो 1/2, ये हो गया आंसर 1/2 बराबर। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हुई तो फॉर्मूला क्या है, h/√2m × काइनेटिक एनर्जी बराबर, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हुई तो 9 का रूट क्या है 3 डिनोमिनेटर में, मतलब लैम्डा 3 टाइम्स कम हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 3, ये वाला बराबर। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 380 नैनोमीटर बराबर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या कही है 380 नैनोमीटर, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट 260 नैनोमीटर बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो hc/λ माइनस hc/λ0, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, hc कॉमन ले लो 1 - λ/1 - λ0 बराबर। hc की वैल्यू यहाँ पे 1237 रखनी है और लैम्डा आपको नैनोमीटर में लेने को कहा है, तो यहाँ पे नैनोमीटर में रखेंगे 380 और ये हो गया 260 बराबर। तो सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 260 और 380 बराबर। तो 1237 ऊपर क्या आएगा, ये दोनों का एलसीएम रखे तो 380 - 260 120 होगा, और ये 260 × 380 बराबर। तो अभी ये 360 है, ओके। चलो ये 0 कैंसिल कर दो, और अगर 38 को 12 से डिवाइड करो, अराउंड मुझे 3 मिलता है, अराउंड बराबर। और 26 × 3 करें तो
वो होता है कुछ 750 अराउंड, बराबर 780 जैसा कुछ होगा। 26 और ये 52 और हाँ 78 780। तो 1237 को 780 से डिवाइड करें तो 2 से कम आंसर आएगा। 2 से कम आंसर मतलब ये 1.5 होना चाहिए, बराबर। आंसर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 10⁻14 हर्ट्ज। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? h इंटू एफ, एकदम ही सिंपल है, बराबर। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये 10⁻14, एकदम इजी क्वेश्चन था, बराबर। 10⁻20 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, ये वाला, बराबर। चलो नेक्स्ट। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है यहाँ पे। दिस लाइट फॉल्स ऑन, बराबर। एक वेव है ना, उसकी इलेक्ट्रिक, देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है, लाइट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेव से बनती है, बराबर। और ये आप देख रहे वेव का इक्वेशन, ये आपने देखा था 11th में, बराबर। वेव चैप्टर, उसमें ये फॉर्मूला था a sin kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पे 10⁻³ cos ऐसा कुछ दिया है। दिस लाइट फॉल्स ऑन मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो hc/λ माइनस पाई नॉट ऐसा कर सकते हैं। वर्क फंक्शन आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया भी है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 12375। और लैम्डा, तो लैम्डा कैसे फाइंड करें? तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है 2π/k, ओके। यहाँ के k क्या होगा? kx होता है ना, x का जो कोएफिशिएंट है वो k, मतलब ये 2π, k की जगह पे आएगा 2π/5 इंटू 10⁻⁻7। तो 2π कैंसिल, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हो गई वेवलेंथ। 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 से डिवाइड करे तो ये 2475 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये आपको है ना एंगस्ट्रॉम में ही रखना था लैम्डा की वैल्यू। चलो लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखनी है। तो देखो हमने क्या रखा था? 5 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन ये तो मीटर में थी। अगर एंगस्ट्रॉम में रखे ना तो ये हो जाएगा 5000, बराबर। चलो ये कितना आया था? तो 2475 और 5000 है, इसको भी 1000 से डिवाइड करें तो हमारा 0.475 जैसा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 0.475 मतलब 0.48 हमारा आंसर, बराबर। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या कहा? which figure shows the variation between the applied potential difference and photoelectric current at two different intensities। इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो दोनों के लिए सेचुरेशन करंट अलग अलग होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है, बराबर। फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही होना चाहिए। तो ये बी वाला ग्राफ है ना, वो हमारा आंसर है, ओके। अभी इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m व्हेन एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v एज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। पोटेंशियल डिफरेंस v हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है।
The de Broglie wavelength associated with proton of mass capital M accelerated through same potential difference. दोनों का potential difference सेम है तो प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी? देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाई अंडर रूट 2m बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए ev और प्रोटॉन के लिए क्या h बाई अंडर रूट 2 प्रोटॉन का मास है m, चार्ज तो सेम होगा, ev सेम है, दोनों का रेशियो ले लो लैम्डा p बाय लैम्डा ई, ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो, और एच एच कैंसल, ई वी कैंसल, टू कैंसल, तो प्रोटॉन के लिए ये m आएगा नीचे और इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर आएगा, तो लैम्डा p होगा लैम्डा इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, लैम्डा इंटू स्मॉल m इंटू अपॉन कैपिटल M। ये हो गया हमारा आंसर। सोडियम एंड कॉपर है वर्क फंक्शन, दोनों के वर्क फंक्शन दिए, रेशियो ऑफ देयर कट ऑफ वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? देखो आपको पता होगा कट ऑफ वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाई नॉट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा होता है, बराबर 1 बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट होता है, इसलिए फाई नॉट और वेवलेंथ है ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर सोडियम की और दूसरा क्या है कॉपर की, ये दोनों की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो होगा कॉपर का वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय सोडियम का वर्क फंक्शन, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉपर का वर्क फंक्शन क्या है 4.6 और सोडियम का है 2.3, हमारा आंसर आएगा 2। ओके 2:1। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी है आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट वो फाइंड करना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी यूज़ कर देंगे। 6.62 इंटू 10⁻³ लेने को कहा है, मास होता है 9 इंटू 10⁻³ कहा है, और स्पीड 6.6 इंटू 10⁻³ बराबर। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये हो गया, ये 10⁻³ ऊपर ले जाऊँ तो -3, ये -3 तो -6, 1/9 इंटू 10⁻⁻6 बराबर। तो इसको मैं है ना ऐसे भी लिख सकता हूँ 10/9 और 10⁻⁻7, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 1, तो हमारा आंसर 10⁻⁻7 आंसर होना चाहिए मीटर में। ओके proton when accelerated through potential difference V has wavelength lambda associated with it, बराबर। अगर वोल्टेज V हो तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। If an alpha particle is to have the same wavelength lambda, it must be accelerated through potential difference of, देखो क्या कहा, प्रोटॉन व्हेन एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, प्रोटॉन का वोल्टेज v है, वेवलेंथ लैम्डा है। इफ अल्फा पार्टिकल इज टू हैव द सेम वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सेम रखनी है तो क्या करना होगा? चलो, तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? h बाय अंडर रूट 2, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज और वोल्टेज, तो प्रोटॉन का वोल्टेज जो ये लोगों ने दिया है वो, और अल्फा पार्टिकल के लिए 2 अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और जो वोल्टेज हमें फाइंड करना है। दोनों की वेवलेंथ सेम रखनी है, तो दोनों की वेवलेंथ सेम होने के लिए ये सेम होना चाहिए, बराबर। ये मल्टीप्लिकेशन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए सेम होना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि अल्फा पार्टिकल का मास है ना प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है, और चार्ज तो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज से, बराबर। तो इसको मैं कट कर दूँ, ये हो गया 8 आएगा नीचे, तो अल्फा पार्टिकल का वोल्टेज जो प्रोटॉन का वोल्टेज है उससे
8 टाइम्स कम होगा। प्रोटॉन का वोल्टेज V का है तो हमारा आंसर होगा V/8, बराबर। तो ये हो गया सॉल्यूशन। ओके बच्चों, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट PABT में। जो भी आपने छोटी छोटी एरर की होगी वो आप करेक्ट कर लें और नेक्स्ट PABT में अच्छे से अच्छा स्कोर करे ऐसी ट्राई करें। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं, बाय बाय।